नमस्कार। आज देखिए जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है संविधान, संविधानवाद और संविधान के प्रकार। देखिए संविधान जो है वो एक कहना चाहिए ऐसा कानून है, एक ऐसा दस्तावेज़ जो सबसे पहले जिसका ज़िक्र जो है वो मैग्ना कार्टा, इंग्लैंड में इसका आरंभ माना गया है मैग्ना कार्टा से। और वो एक तरह से एक संधि थी राजा और जनता के मध्य, जिसके तहत हर व्यक्ति इंग्लैंड में रहने वाला हर व्यक्ति उससे बंधा हुआ था, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो या राजा के आने वाली पीढ़ी में जो अन्य जो लोग जो भी उसके बाद जो राजा बनता है। इस बात को माना गया कि इस संधि से हर व्यक्ति बाध्य है, ये एक तरह से कानून है जो सब पर बराबर से लागू होता है। और आगे चलकर देखिए जब डाइसी ने जिस रूल ऑफ लॉ की बात की, रूल ऑफ लॉ अर्थात कानून का शासन, तो इसका आधार यही है, ये संधि है जिसने आगे चलकर विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित किया। तो जब भी हम संविधान की बात करते हैं तो इसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था जो हर व्यक्ति पर सुचारू रूप से, समान रूप से वो प्रभावित होती है। हर व्यक्ति उससे बंधा हुआ है। वे सारे कानून, वे सारे नियम जिसके माध्यम से किसी भी देश का शासन जो है वो चलाया जाता है। देखिए ये है संविधान। दूसरी जो बात है वो है संविधानवाद। संविधान देखिए वो एक लिखित है, एक लिखित कहना चाहिए नियमावली है। और संविधानवाद का अर्थ है जब हम जो शासक वर्ग है वो इसका पालन करता है, इसको क्रियान्वित करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो सत्ता है किसी व्यक्ति के पास आ जाए या एक निरंकुश शासक बन जाए। संविधान तो कई देशों का है, ऐसे आप देखें तो मिडिल ईस्ट में भी कई ऐसे देश हैं जहाँ संविधान है मगर वहाँ संविधानवाद नहीं है। क्योंकि संविधानवाद जो है वो ऑटोक्रेसी जिसको बोलते हैं या डिक्टेटरशिप जो है उसका ये समर्थन नहीं करता है संविधानवाद, बल्कि इसमें एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस कि जितने भी सरकार के जो अंग हैं, चाहे वो कहना चाहिए आपका इसका लेजिस्लेचर है या इसका एग्जीक्यूटिव है या न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारे अंग जो हैं ये एक दूसरे पर किस तरह से नज़र भी रखते हैं और एक बैलेंस बना कर रखते हैं। शक्ति का एक संतुलन बनाना ही संविधानवाद है। जैसे कि अगर हम देखें जर्मनी में जब हिटलर आया था तो हिटलर इलेक्शन जीत कर हिटलर ने सत्ता को लिया था। सत्ता पे तब मतलब उसको मिली थी सत्ता, मगर जो जिस तरह से जिस तरह से जर्मनी को हिटलर ने आगे बढ़ाया, जिस तरह से शासन किया, वो संवैधानिक परंपराओं के विपरीत था। तो संविधान एक कानून है और संविधानवाद जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से एक बहुत ही एक सुलझे हुए तरीके से, एक ईमानदारी से जब पूरी व्यवस्था चलती है तो उसको संविधानवाद कहा जाता है। अच्छा, एक आज के हम जो एक तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ वो है विभिन्न प्रकार के जो संविधान देखने को मिलते हैं। अगर हम इसको पूरा बहुत ही एक आसान उससे देखें तो तीन हम इसको श्रेणियों में इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला है लिखित और अलिखित संविधान। देखिए अलिखित संविधान जो है सबसे इसका महत्वपूर्ण उदाहरण आप इंग्लैंड का संविधान ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो कि पूरा परंपराओं पर आधारित उसका संविधान है, अलिखित संविधान है, सिवाय मैग्ना कार्टा को छोड़कर। वो एक ऐसा भाग है जो लिखित है, मगर ज़्यादा जो उसका कहना चाहिए जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसी का कार्य जो है, उसका सर्वोच्च उसका जो कार्य है वो है कानूनों का निर्माण करना। इसके अलावा जो न्यायपालिका है उसके भी कुछ ऐसे कहना चाहिए कानून उसके द्वारा बनाए गए हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। तो इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित संविधान है, जो मान्यताओं पर आधारित है, जो परंपराओं पर आधारित संविधान माना गया है। जबकि दूसरी तरफ कई देश हैं जैसे अमेरिका है, भारत है, जहाँ का संविधान जो है लिखित संविधान है। लिखित का अर्थ होता है जहाँ हर चीज़ जो है जो शासक वर्ग या नागरिकों से जुड़ी हुई जो भी बात है वो लिखी हुई है। अगर हम भारत को देखें तो विश्व का सबसे लंबा संविधान जो है, सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का है। आज अगर हम देखें तो लगभग 440 अनुच्छेद हमारे संविधान, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही इसमें अनुच्छेद हैं। और जब ये देश हमारा आज़ाद हुआ था, जब हम इसका आरंभ में देखें तो लगभग 395 आर्टिकल्स थे, जो आज बढ़कर 440 जो हो चुके हैं। तो देखिए लिखित संविधान जो है इसमें हर बात स्पष्ट तौर पर लिखी गई है। तो ये एक पहली श्रेणी है। दूसरी श्रेणी अगर हम संविधान की देखें वो है एकात्मक संविधान व संघात्मक संविधान। एकात्मक का अर्थ है
जब सत्ता जो है वो केंद्र के पास होती है, उसका विभाजन नहीं होता है, जैसा इंग्लैंड में ये देखने को मिलता है कि वहाँ जो सत्ता जो है वो सारी जो है वो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार उसको डिसेंट्रलाइज करती है, वो चाहे उसको वो ये एक अधिकार दे सकती है निर्णय लेने का, मगर जब यूनिटरी हम बोलते हैं तो उसका केंद्र होता है, सत्ता का एक ही केंद्र होता है। जबकि इसके विपरीत संघात्मक जो व्यवस्था है उसमें दो स्तरों पर सत्ता देखने को, शक्ति का विभाजन इसमें स्पष्ट देखने को मिलता है। और शक्ति का ये जो विभाजन है वो संविधान करता है। अगर हम भारत को देखें तो हमारा एक देश संघ है जिसमें दो स्तरों पर शक्ति को हम देख सकते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार है और एक तरफ तमाम राज्य की जो सरकारें हैं। केंद्र सरकार जो है वो यूनिटरी लिस्ट जिसको बोलते हैं, जो केंद्रीय सूची है उसमें वो कानून बनाती है, जबकि जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनके पास राज्य सूची जो होती है उसके अंतर्गत जो विषय है उस पर वो कानून बनाती है। इसके अलावा एक संवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं। देखिए, अगर हम भारत के संघ की तुलना अमेरिका के संघ से करते हैं तो उसमें भी एक फ़र्क नज़र आता है, क्योंकि अमेरिका का जो संघ है उसकी विशेषता यह है कि वो उसमें दोहरी नागरिकता है। कोई भी व्यक्ति जो अमेरिका का है वो राज्य का भी नागरिक है, वह केंद्र का भी, जो अमेरिका जो स्टेट है उसका भी नागरिक है, दोहरी नागरिकता है। साथ ही हर राज्य का अपना वहाँ संविधान होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर अमेरिका के जो राज्य हैं, जो संघ, अगर वो चाहे तो केंद्र से वो अलग हो सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम भारत का संघ देखते हैं तो भारत का संघ जो है वो उसमें दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारा संविधान पूरे देश का एक ही संविधान है और ना ही किसी राज्य को ये अधिकार है कि वो केंद्र से अलग हो। तो ये देखिए, हमारा संघ इसलिए कई बार माना गया है कि हम कहीं ना कहीं पार्शियल या कहना चाहिए टिल्ट है, एक केंद्र की तरफ हमारा झुकाव है। भारत का संघीय ढांचा जो है थोड़ा सा केंद्र की ओर वो झुका हुआ है। तो ये देखिए दूसरी श्रेणी हुई। एक तीसरी जो श्रेणी है संविधान की अगर हम देखें वो है कठोर संविधान व लचीला संविधान। लचीला संविधान अगर हम देखें, अगेन इंग्लैंड का जो संविधान है, चूँकि वहाँ पार्लियामेंट द्वारा सारे कानूनों का निर्माण किया जा सकता है तो बेहद बड़ी आसानी से उसमें परिवर्तन जब चाहे संसद उसमें कर सकती है। भारत का संविधान जो है वो कठोर व लचीला दोनों ही कह सकते हैं। कठोर देखिए, अगर हम केशवानंद भारती बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसमें इस बात को माना गया, बेसिक जो ढांचा है भारत के संविधान का उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक ढांचा हमारा जो रीढ़ की हड्डी है इस देश के संविधान की उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मगर साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी मानता है कि भारत का जो संविधान है वो जैविक है। जैविक अर्थात उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जो हमारा समाज है वो गतिशील है। हमारा जो कहना चाहिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं समय के साथ साथ हम बदल रहे हैं, समाज की आवश्यकताएं बदल रही हैं और इसलिए संविधान को भी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान भी निरंतर परिवर्तित हो रहा है। मगर बेसिक ढांचा जो है वो इस संविधान का हमेशा वैसा ही बना रहेगा। तो देखिए, इस तरह से देखा जाए संविधान को तीन श्रेणियों में, पहला जो है वो है लिखित संविधान व अलिखित संविधान। दूसरी श्रेणी जो संविधान की मानी गई है वो है एकात्मक संविधान व संघात्मक संविधान। व तीसरी जो श्रेणी इसकी मानी गई है कि संविधान जो है वो कठोर हो सकता है और संविधान जो है वो लचीला हो सकता है। तो देखिए, ये एक पूरा अगर हम देखें ये संविधान में, ये किसी भी देश में जो संविधान या उसका ये जो कहना चाहिए उसका जो कैरेक्टर है, उसका चरित्र जो है वो उस देश की परिस्थितियों के अनुसार ही उस देश ने उस संविधान को अपनाया है। धन्यवाद।